नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सरकार का तर्क है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने के लिए कानून लाया गया है, लेकिन अगड़ी जातियों ने खुलकर इस कानून का विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार से लेकर राजस्थान, हर जगह सवर्ण समाज के लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बीजेपी में भी इसको लेकर विरोध बढ़ रहा है। कई बीजेपी नेता नियमों के विरोध में अपना इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी सांसदों और विधायकों को चूड़ियां भेजी जा रही हैं और पब्लिक खुलकर बीजेपी को वोट ना देने की कसम खा रही है। ऐसे तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। देश भर में विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज देश में सवाल सिर्फ यूजीसी के नए नियमों का नहीं है, सवाल है न्याय की परिभाषा बदलने का। सरकार कहती है कि वन नेशन वन लॉ, लेकिन यूजीसी के 2026 के नियम पूछते हैं कि आपकी सुरक्षा आपकी जाति से होगी। 2023 तक कहा गया था कि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव अपराध है, लेकिन 2026 में आकर कहा जा रहा है कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है तो आपकी पीड़ा तकनीकी रूप से पीड़ा नहीं है। बिना जांच, सिर्फ शिकायत पर सस्पेंशन, संस्थान की मान्यता और फंड पर तलवार लटकी जाएगी। और सवाल ये है कि क्या इंसान अब जाति प्रमाण पत्र देखकर जो है वो मिलेगा? क्या इंसाफ जो है वो जाति प्रमाण पत्र देखकर मिलेगा? क्या सामान्य वर्ग के छात्र इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनते जा रहे हैं? इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कित्स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, यूजीसी को लेकर जिस प्रकार का विरोध नजर आ रहा है, सबसे पहले उन विरोध की तस्वीरें हम दिखाते हैं, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार इसकी मांग जो है वो बढ़ती जा रही है, इसको वापस लेने की मांग बढ़ती जा रही है। मतदाता दिवस के अवसर पर आज हम सब ग्रामवासी इस बात की शपथ लेते हैं जब तक बीजेपी यूजीसी एससी एसटी जैसे काले कानूनों को वापस नहीं लेती है हम सवर्णों के साथ न्याय नहीं करती है हम सवर्ण लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे मतदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम सभी जलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है मोदी सरकार लाई है जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं मोदी सरकार मुर्दाबाद। इसके साथ ही सर ये खबरें भी हैं कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 11 पदाधिकारियों ने छोड़ी बीजेपी। बोले उद्देश्य से भटक गई बीजेपी। और ये यहाँ लखनऊ में हुआ है ऐसा कि एक साथ जो है वो इस्तीफा दिया गया है, सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही साथ लिखा है कि परिवार पहले पार्टी बाद में। यूजीसी बवाल पर बीजेपी नेताओं को चूड़ियां भेज रहे रायबरेली के नेता। अब जो खबर है अंदर वो लिखा है कि बीजेपी नेता और गौ रक्षा दल के नेता बीजेपी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को चूड़ियां भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह का कहना है कि परिवार पहले है और पार्टी बाद में। मैं 40 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन क्या हुआ? चूड़ियां मैं इसलिए भेज रहा हूं कि जिन सांसदों विधायकों को चुनकर भेजा गया है वो घर आकर रोटियां बनाए और उनकी पत्नियां सांसद विधायक बने। वो कम से कम संघर्ष कर सकती हैं। ये सांसद, विधायक और मंत्री कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये सर बीजेपी के अंदर भी विरोध इसको लेकर नजर आ रहा है। तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो खुलकर सामने आए हैं और वो बोल रहे हैं, क्योंकि यूजीसी ने जो हाल ही में नियम जारी किए हैं कि उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को रोका जा सके, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसमें कुछ सख्त प्रावधान भी किए गए हैं, जिसे लेकर अब सवर्ण नाराज हो गया। उनका कहना है कि नियमों से सवर्ण छात्रों को निशाना बनाया जा सकता है और सवर्ण ने इन नियमों के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सबसे पहले सर इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया है? आपकी इस पूरे कानून को लेकर क्या राय है? जय संविधान। देखिए निधि, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने हमको ये सिखाया था बचपन से कि जब भी कुछ बोलो पहले सोच लो। सोचने में ज्यादा निर्णय, चाहे आप टाइम ले लो, लेकिन जब भी बोलो सोच के बोलो। अच्छा, मानी बात है कि उसमें अगर कोई आपको प्रोजेक्ट भी लगाना है, इंडस्ट्री भी लगानी है, तो पहले चाहे 2 महीने आपको रिसर्च करनी पड़े, लेकिन बिना रिसर्च किए जल्दीबाजी में अगर आप निर्णय लोगे तो आपको नुकसान होगा। सोच समझ के शांत मन से
हर चीज पे विचार करके आप निर्णय लो। मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था कि इतनी निकम्मी और इतनी मूर्ख सरकार हमको मिलेगी। अब ये कैसे हमें सरकार मिल गई और हम 11 साल से इसको ढो रहे हैं, जबरदस्ती ढो रहे हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से ढो रहे हैं। देखिए, पहले ये किसान बिल ले आए, बिना किसी किसान से बात किए हुए, बिना सोचे समझे 13 महीने तक किसानों को तड़पाया, 500 किसानों की शहादत हुई, कीलें गाड़ी, बिल्कुल तानाशाही रवैया। उसके बाद 13 महीने के बाद समर्पण कर दिया कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। फिर अचानक इन्होंने तालाबंदी कर दी। अरे भाई, अगर 3 दिन का टाइम आप दे देते तो हमारे मजदूर भाई जो बड़े बड़े शहरों में काम करने जाते हैं अपने घर चले गए होते। नहीं, आज रात को 12 बजे से तालाबंदी, कोई घर से नहीं निकलेगा। अच्छा, हम लोगों के घर में तो तभी राशन पानी रहता है। जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, वो बेचारा सुबह कमाता है, शाम को खाता है। उसको आपने तालाबंदी में घर के अंदर जकड़ दिया, बाहर निकलता था लाठी से मारते थे। 1500 किलोमीटर लोग लाइन में लगे रहे। उसके बाद आपने जबरदस्ती हिंदुस्तान के लोगों के 3-3 इंजेक्शन ठुकवा दिए। अच्छा, बाद में पता चला कि जो इंजेक्शन बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इनको चंदा दिया था जबरदस्ती। कहीं एयरपोर्ट में जाइए, कहीं भी आपका चेक हो सकता है आपने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं। केवल घूस खाने के चक्कर में, हफ्ता खाने के चक्कर में इन्होंने हम लोगों के वैक्सीनेशन लगा दिए। चलिए, हम तो पुराना घी खाए हुए लोग हैं, लेकिन हमारे जवान बच्चे 25-25, 30-30 साल के बेचारे हार्ट अटैक से निकल लिए। फिर इसके बाद ये जीएसटी ले आए, बिना सोचे समझे, कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। फिर जाके वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बना दिया, अपने हवन करा दिए, उन्हें सनातनी बताने लगे। उसके बाद अब उन्हें गाली दे रहे हैं। कभी जाके पुतिन के साथ बैठ जाते हैं, फिर पुतिन से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। कभी शी जिनपिंग के पास चले जाते हैं, फिर उनसे सैन्य अभ्यास बंद कर देते हैं। माने इस प्रकार की सरकार, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। अब आप निधि ये सोचो भाई, देखिए, राजा, गुरु, पंच और डॉक्टर, वैद्य, इनको डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं है। मैं जब कक्षा में होता हूं, क्लास में होता था प्रोफेसर, तो मेरी क्लास में कौन बच्चा अमीर है, कौन गरीब है, कौन सवर्ण है, कौन दलित है, ये पूछने का, जानने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। जो योग्य है, जो अच्छा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और अच्छा परफॉर्म न करे तो शिक्षक की तरह मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं उसको रिजेक्ट कर दूं। अच्छा, बच्चे, हम तो भाई, हम भी पढ़ाई की है, हमने भी इंजीनियरिंग कॉलेज की है, हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है। निधि, तुमने भी पढ़ाई की होगी। हमारे अंदर जाति भाव नहीं होता, धर्म का भाव उस उम्र में नहीं होता। ये जहर क्यों घोलना चाहते हो? पहले तो तुमने जहर घोला हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ, फिर जहर घोला क्रिश्चियनों के खिलाफ, फिर जहर घोला सिखों के खिलाफ कि ये खालिस्तानी होते हैं। अब इसके बाद तुम उतर आए, फिर तुमने परियार को मानने वालों के खिलाफ जहर घोला, अंबेडकर साहब को मानने वालों के खिलाफ जहर घोला। अब तुम सवर्णों को, दलितों को लड़ाने के चक्कर में हो। अब ये बताओ, और ये बात बिल्कुल पक्की है, मान लीजिए मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है और मैं छात्र हूं, और मेरा उत्पीड़न कोई ओबीसी का बच्चा करता है या गुट करता है और मेरे से मारपीट करता है, तो मैं केवल इसलिए मैं सवर्ण हूं, मेरे साथ कानूनी मुझे संरक्षण नहीं मिलेगा? भाई, एवरी स्टूडेंट इज सेम, द लीगल प्रोसेस हैज टू बी सेम। सत्य तक पहुंचिए, जिसने भी दोष किया है उसको दंड दीजिए। मैं पहले भी आपको 2-3 बार बता चुका हूं, हॉट स्टोव रूल, एडमिनिस्ट्रेशन का हॉट स्टोव रूल। गरम स्टोव को जो भी छुएगा चलेगा, जो भी छुएगा, सवर्ण छुए, दलित छुए, ओबीसी छुए, ब्राह्मण छुए, मुसलमान छुए, जो भी छुएगा और तुरंत जलेगा। ये नहीं कि आज छुआ और 6 साल बाद जला। कोरिलेशन। अब आपने न्याय प्रक्रिया को ऐसा बना दिया कि 24 घंटे के अंदर ओम प्रकाश धाकड़ को तो बेल मिल जाती है, और जो हाथरस के अंदर होता है उसमें एक केरला का बच्चा पत्रकार, अगर उसको कवर करने आता है 3.5 साल तक जेल में सड़ता रहता है, उसे बेल नहीं मिलती। केवल कवर करने आता है, पत्रकार है उसका, और कोई रोल नहीं है। तो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अब देखिए क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, मेरी भारत माता को इतना चोटिल क्यों करना चाहती है। पहले तो इन्होंने जाके वहां पे
काशी के अंदर सारे मंदिर तोड़े, हमारी काशी की पूरी भव्यता। एक बहुत बड़े महंत है काशी के, उनसे मेरी बात हो रही थी, इतने दुखी थे वो, इतने पहुंचे हुए संत हैं, कभी उत्तेजित नहीं होते। उन्होंने कहा स्वामी साहब बिल्कुल काशी को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया, अहिल्याबाई मोर्चा। फिर कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे यार तो मूर्ति दिखा दो महाराज, क्षमा मांग लेंगे। वह नहीं ठहरे, चित्रकूट में जाके जहां प्रभु राम रहे हैं, 350 साल पुराना मंदिर तोड़ मारा। प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य से भिड़ गए जाके। इनके गुंडे, 4-5 गुंडे वहां जाके अतिमुक्तेश्वरानंद जी के आश्रम में, वी लव बुलडोजर बाबा, वी लव बुलडोजर बाबा, अभी तक 48 घंटे हो गए, अरेस्ट नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद वो शंकराचार्य जिसको मोदी जी चरण छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, 2 गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के आनंदीबेन पटेल और अनुसुईया उर्के उन्हें लेटर लिखती हैं, और मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चांदी के आसन पे उनको बिठाते हैं, और बाकी जितने ये फर्जी संत हैं, फर्जी संत नहीं, गलत हो जाएगा, डिफेमेशन है, किसी गेरुआ वस्त्र आदि को फर्जी नहीं कहना चाहिए, लेकिन सब पीछे कुर्सी में बैठे हुए हैं, 2 ही संत बैठे हुए हैं। और दोनों संत जो हैं आज के तारीख में उन्होंने ताल ठोक दिए। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे दिल में बसता है सनातन धर्म, हमारे रगों में बसता है सनातन धर्म। मुसलमानों से भिड़े हुए हो, क्रिश्चियनों से भिड़े हुए हो, सबसे भिड़े हुए, ये मार काट दुनिया भर में कंफ्यूजन। निकम्मी सरकार, नकारा सरकार, मूर्ख सरकार, अनपढ़ सरकार, और विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, एक विधायक ने तो चलिए उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दे दिया, एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, तो डीएम साहब कह रहे हैं कि पागल को अरेस्ट कर लो। लखनऊ से फोन आता है, अपने घर में उसे हाउस सही, जैसा वो सिटी मजिस्ट्रेट बता रहे हैं। अरे किसी को भी अपमान, भाई किसी के भी गुरु बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करोगे तो उनको मानने वालों को बुरा लगेगा कि नहीं। महाराष्ट्र में हुआ, एक नेताजी भाषण दे गए, पूरा बाबा साहब का नाम ही नहीं लिया, तो उस कांस्टेबल थी वो लेडी, उसने कहा कि मेरे को सस्पेंड कर दो, नौकरी से निकाल दो, बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लिया। भाई सबके आदर्शों का और बाबा साहब का तो बहुत बड़ा हमारे समाज के अंदर। फिर शंकराचार्य हमारे गुरु हैं, और हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे सनातन के गुरु हैं। वहां परंपरावशी तो वो शंकराचार्य बनते हैं। योगी आदित्यनाथ जो बने हुए हैं मठ के, वो कैसे बने हैं? सरकार ने बनाए, इंटरव्यू देके बने, ग्रुप डिस्कशन से बने, मेरिट देख के बने, मार्कशीट देख के बने, या परंपरा से बने? उनके गुरु ने उनको वसीयत में नामित किया। आरएसएस के अंदर जो आरएसएस प्रमुख बनते हैं, कैसे बनते हैं? सिलेक्शन प्रोसेस होती है। केवल आरएसएस प्रमुख जो है अपनी वसीयत लिख के रख जाता है एक लिफाफे के अंदर, और बाद में उसको खोला जाता है, जिसको नाम रख देते हैं वो बन जाता है, और सारे चित पावन ब्राह्मण बनते हैं, एक ठाकुर को छोड़ के। उत्तर प्रदेश और बंगाल के ब्राह्मणों को नहीं, पर हर जगह सबके साथ अन्याय, सबके साथ सबकी विनाश, सबका साथ सबका विनाश, ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सूत्र है। अब आप सोचिए, ऐसा है जैसे मैं जहां रहता हूं वहां भाई ब्राह्मणों की आबादी बहुत कम है, वैसे भी ब्राह्मण उत्पाती नहीं होते बहुत ज्यादा, वो उत्पात करते हैं दूसरी तरह के, दक्षिणा लेना, अपने को श्रेष्ठ बताना, वो उस टाइप का उत्पात करते हैं। भाई हमारे यहाँ जो है ओबीसी जो हैं, गुर्जर समाज और यादव समाज जो है ज्यादा बलशाली है। वो मुझे को भड़का जाता है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करता हूं, मुझे धमका जाता है, सवर्ण होने के बावजूद धमका जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो दबंग लोग हैं, मैं दबंग नहीं हूं। इसका माने मुझे कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा अगर मैं छात्र होता। लेकिन अगर एक जैसे SC/ST एक्ट है, कितना शोषण होता है, SC/ST का डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन उसी कानून के माध्यम से लोगों का शोषण हो रहा है। डाउरी एक्ट होता है, महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन लड़कों का भी शोषण होता है। ऐसा नहीं कि लड़कों का शोषण नहीं होता। एक लड़के ने आत्महत्या तो की केरला के अंदर, जो आरएसएस में जाता था, और उसने कहा कि मेरा किस प्रकार से शारीरिक शोषण हुआ है। आरएसएस वाले अपना कुछ करते होंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या करते हैं। आई डोंट नो, बिकॉज आई नेवर वेंट टू आरएसएस शाखा।
अब आप उसका भी वहां भी लोगों को बर्बाद कर दिया, तो हम लोग ये भगवान से मनाने लगे यार अगले जन्म में बेटा मत देना यार, बेटियां ही देना, वरना तो ये अगर कोई गलत बहू फंस गई तो हमारा तो पूरा बुढ़ापा खराब कर देगी, क्योंकि वो फर्जी एक मुकदमा डाउरी एक्ट कर वही यहां पे होगा। अमीर घर के सवर्ण बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत कर दी जाएगी, 50 लाख पहुंचा दो वरना बेटा तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे बेटे को जेल भिजवा देंगे, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। क्या करने की जरूरत थी? यह बात सही है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं था वहां प्रॉक्टर और वहां के पुलिसमैन हमेशा उनकी सिक्योरिटी वाले पूरी यूनिवर्सिटी में राउंड लगाते रहते थे काला सूट पहन के, जिससे लड़कों में दहशत रहे, कोई बदमाशी ना करे। मैं भी चीफ प्रॉक्टर था एक इंस्टीट्यूट का, मैंने भी दंड दिए हैं लोगों को विदाउट नोइंग देयर कास्ट एंड रिलीजन। आई हैव टू बी जस्ट, आई हैव टू बी इम्पार्शियल, पंच परमेश्वर। लेकिन ये सारे कानून बिना सोचे समझे बनाते हैं। अच्छा, इसके बावजूद जो इन्हें वोट देते हैं तो उनके बुद्धि पे मुझे तरस भी आता है, लेकिन चलिए ठीक है, उनका वोट देना अधिकार है। अगर उनको इसी प्रकार की सरकार चाहिए तो भुगतिए, 92 रुपए का डॉलर भुगतिए। बिल्कुल सर, और इसीलिए अब पब्लिक को ये बात धीरे धीरे तो समझ में आ ही रही है, क्योंकि इसीलिए जो है वो वोट ना देने की कसम तो खा रहे हैं। अब वोट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और 2027 के चुनाव में क्या होगा और क्या उससे पहले बीजेपी बैकफुट पर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप भी जानते हैं। और इस नियम को लेकर भी अब इसमें संशोधन को लेकर की बातचीत शुरू हो गई है। और जिस प्रकार से ये नियम आए हैं, जो 2023 की जो यूजीसी गाइडलाइन थी, उसमें किसी भी छात्र के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई थी। उसका मतलब था कि न्याय का दरवाजा सबके लिए खुला था और सुरक्षा किसी जाति की मोहताज नहीं थी। लेकिन अब अगर किसी भी कैंपस में एक ब्राह्मण या राजपूत या किसी सामान्य वर्ग को प्रताड़ित किया गया, तो पुराने नियम उसे भी सुरक्षा देते थे, पर अब 2026 के नियमों में जो बदलाव किया गया है उस पर विरोध हो रहा है कि इसका मतलब अब जो जितने भी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी कॉलेजेस हैं, अब वो प्रशासन के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है। उन्हें बिना किसी प्रारंभिक जांच के केवल शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी, और ये त्वरित कार्रवाई सस्पेंशन भी हो सकती है, वरना सरकार की मान्यता और फंड पर भी खतरा आ सकता है। तो जो ये सारी चीजें की गई हैं, केवल एससी, एसटी, ओबीसी और विमेन को इस पर शिफ्ट कर दिया गया है। असल में यूजीसी 2026 से क्लॉज 3 के अनुसार जो जातिगत भेदभाव केवल तभी माना जाएगा जब वो एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के खिलाफ हो। यानी अगर जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है, तो इन नियमों के तहत उसे तकनीकी रूप से पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। तो अब जो ये नियम लाए गए हैं, जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, सरकार वन नेशन की बात करती है, तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नजर आता है? अगर सरकार की सोच में दोगलापन और हिपोक्रेसी भी दिखाई देती है, क्यों ऐसा होता है कि किसी छात्र की सुरक्षा उसकी जाति प्रमाण पत्र से तय की जाएगी? अब ये सवाल वो हर छात्र और हर अभिभावक को परेशान कर रहा है कि अगर ये नियम हुए तो फिर उनके जो बच्चे हैं वो कैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाएंगे? नहीं, ब्लैकमेलिंग होगी, खुलेआम ब्लैकमेलिंग होगी। देखिए यही होता है। देखिए मैं खुद बता रहा हूं भाई, देखिए हर आदमी के लिए सम्मान की बात होती है। जैसे सरदार के लिए पगड़ी उसके सम्मान की बात होती है, किसी की भी पगड़ी उसके लिए सम्मान की बात होती है, वैसे ही एक ब्राह्मण बच्चे के लिए उसकी शिखा और उसका यज्ञोपवीत, भाई आप जानते हैं, आपके परिवार में भी लड़के जो होंगे वो जानते हैं यज्ञोपवीत कितना पवित्र माना जाता है। और उस यज्ञोपवीत को खींचा जाए और चोटी को, शिखाओं को नोचा जाए और 80 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण के छाती पे जूता रख के उसे रौंदा जाए, तो इसका माने आप सनातनियों का, उन लोगों का जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई आप शंकराचार्य के पीठों में होता क्या है? संस्कृत का पाठ, शास्त्र और वेदों का पाठ। आप शांति लाना चाहते हैं, विश्व कल्याण की बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको अजान भी पसंद नहीं है, आपको नमाज भी पसंद नहीं है, आपको सनातनियों की शिखाएं भी पसंद नहीं है, यज्ञोपवीत भी पसंद नहीं है, आपको केवल राष्ट्रीय सेठ को पूरे देश की संपदा, और यह बात बिल्कुल सर्कल्स में है। ये इसलिए शंकराचार्य के पीछे पड़े हुए हैं कि उनके सारे मठ, उनकी सारी जमीन और उनके सारे आश्रमों के एरिया ये राष्ट्रीय सेठ को देना चाहते हैं सारा। और उसके बाद अपने नकली फर्जी संत, वो एक जो हैं वो जो पर्ची निकालते हैं, वो कहते हैं मुझे मोदी जी अगर आदेश दे दो मैं पाकिस्तान को भस्म कर दूंगा।
अरे उनसे कहो यार, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, करो ना भस्म उन्हें, हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाओ। पाखंडी लोग, नकली लोग और असली संतों का अपमान। तो निधि देखो, ये वास्तविकता में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, ऐसी मैंने कल्पना नहीं की थी और भारत मां करा रही है। बाबा साहब का अपमान, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान, महात्मा गांधी का अपमान, सनातन का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, गोडसे का सम्मान, सावरकर का सम्मान। अरे पंडित चंद्रशेखर आजाद का सम्मान करो, अगर करना ही है तो भी उनका करो, अशफाक उल्लाह खां का करो, राम प्रसाद बिस्मिल का करो, राजगुरु का करो, बाकी लोगों का करो। एक ही व्यक्ति जो माफी मांग के निकला हो अंडमान से, उसी का सम्मान करने की क्या आवश्यकता है? अरे किसी दिन एक गोडसे को राष्ट्रपिता घोषित कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। गौमूत्र ज्यादा पीने से मेरे ख्याल से मतिभ्रम हो जाता है, इनको भी स्मॉल डोज में लेना चाहिए गौमूत्र। भाई हम तो माँ का भी दूध पी के बड़े हुए हैं और गौ माता का भी दूध पीते हैं। और गौ शंकराचार्य की मेन मुद्दा क्या है? गौमांस। गौमांस खाने वालों को तो अपना मंत्री बनाते हैं और शंकराचार्य बेचारे केवल गौ हत्या रोकने की बात कर रहे हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। इनके गुंडे उन्हें आतंकित करते, उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाते। इतनी निकम्मी सरकार। बिल्कुल सर, और ये जो कानून आए हैं और इसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब तो मुझे लगता है सरकार को देना पड़ेगा, और अगर नहीं देना पड़ेगा तो जो जिस तरह से बाकी नियम कानून वापस किए जाते हैं, वैसे ये भी वापस होंगे, जिस पर अभी फिलहाल बातचीत चली रही है। एक और विवाद सर इस बीच खड़ा हो गया है 26 जनवरी को लेकर के। 26 जनवरी पर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बैठाने को लेकर जो विवाद हुआ और उनके पटका ना पहनने को लेकर के जो बीजेपी के द्वारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है और सरकार को घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, क्योंकि उस वीडियो में वो साफ तौर से बता रहे हैं कि बीजेपी जो नैरेटिव गढ़ रही है वो सरासर झूठ है। क्या कुछ कह रहे हैं? मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूँ, पार्लियामेंट में था, लोकसभा में हूँ, कई असेंबली। मेरे जैसे सीनियर आदमी को जो कैबिनेट रैंक तो है और उनको भी कैबिनेट रैंक है, तुम तीसरे पंक्ति में बिठा के सामने बच्चों को बिठाते, बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को बिठाते, तो ये तुमने सारासार कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक हम लोगों को निचला दिखाने का काम भी किए। और ये इस बात का मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरीज को भेज के मैंने जगह तलाश कराया, पास के लिए भेजा, सब कुछ किया, लेकिन ये बात उठाकर जो उन्होंने अपमान किया, उस अपमान को ये फैल जाएगा समझकर ये चीजें उठाए। ये तो सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीछे बैठाने को लेकर बोला। इसके साथ ही साथ उन्होंने वो पटका पहनने वाला जो विवाद बीजेपी ने खड़ा किया, उसको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से बयान दिया है और बताया है कि आखिरकार बीजेपी कैसे नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि हमेशा एक चीज एक वीडियो निकाल करके सामने लेकर आएगी, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है वो बीजेपी कभी भी नहीं बताती और उसको लेकर के अब नेताओं को अपनी सफाई देनी पड़ती है, बयान देने पड़ते हैं। और इसी क्रम में अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया इस पर सवाल, तो उन्होंने क्या कहा है उसका गलत है। उन्होंने जब स्वागत करते वक्त जो गमछा डालते हैं उन्होंने डाल लिया था, फिर उसके बाद जब वो वहां पर हम खाने के लिए बैठे थे, वहां पर वो मोड़ के रखे। अरे उससे मैं तो यहाँ से लेकर वहाँ और उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल के मैं जब आ रहा था उस वक्त भी बोला था, सब ये इश्यू बना रहे। पदयात्रा निकाली, राहुल जी ने वहां से निकाले, तो ये इसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ
जो आदमी मणिपुर के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए लड़के उन्होंने निकले और सबको बातें की, और ये लोग वहां जाने के लिए भी डरते थे मणिपुर। ऐसे लोग नॉर्थ ईस्ट का अपमान कांग्रेस ने किया, ये कहने का, ये मैं समझता हूँ, इसको कंडेम करता हूँ। ये पर्पसली कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमेशा कुछ ना कुछ राहुल गांधी की बातें रख के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे उत्तर चाहिए। तो ये सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि भाई राहुल गांधी की यात्रा वहां से शुरू हुई, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, वो कैसे असम का अपमान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पीछे की पंक्ति में बैठाने की बात सामने आई, और ऐसा आप देखते हैं कि हर गणतंत्र दिवस पर या फिर आप देखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर ये सब कुछ सामने आता रहता है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? देखो, पीछे बैठाने से इनकी निकृष्टता पता चलती है, इनका छोटापन पता चलता है, इससे किसी का सम्मान गिरता नहीं है। राहुल गांधी तीसरी पंक्ति में जरूर बैठे हैं, लेकिन लोगों का फोकस वहीं पे है। लोग उनके साथ कह रहे हैं कि देखिए कितने ज्यादा तिरस्कार और कितने ज्यादा अपमान के बावजूद लोग उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये आपकी छोटापन दिखाता है। कैबिनेट रैंक की पद है, उन्हें बगल में बिठा दीजिए, सामने बिठा दीजिए, सम्मान दे दीजिए। कांग्रेस के जमाने की भी फोटोग्राफ जो है वो सर्कुलेशन में है कि उधर सोनिया गांधी बैठती थी, बड़े बड़े नेता बैठते थे, अडवाणी जी बैठते थे, वो लोग भी सामने बैठते थे। लेकिन ये इसका मतलब ये है कि आपके संस्कार क्या हैं, आप किस प्रवृत्ति में पैदा हुए हैं और कैसे आपका अपब्रिंगिंग हुआ है। जहां तक देखिए सवाल है पटका पहनने का, मैं मान लीजिए तमिलनाडु वाले अपना पटका पहना दें, उत्तर प्रदेश वाला अपना पहना दें, बिहार वाला अपना पहना दें, नॉर्थ ईस्ट वाले अपना पहना दें, पंजाब वाले अपना पहना दें, राजस्थान, अब भाई हमारे देश विविधता इतनी है। अब मेरे को 25 पटके पहना दें, अब मैं पटके पहना ही पूरे दिन घूमता रहूं। अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने पहना, तो उतार दिया, तो क्या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटका पहना वो पहने रहे, जिंदगी भर पहने रहेंगे, अब कभी उतारेंगे नहीं क्या? अगर उतारेंगे तो क्या देश का अपमान, नॉर्थ ईस्ट का अपमान हो जाएगा? भाई नॉर्थ ईस्ट का अपमान तो उस दिन हुआ था जब मणिपुर के अंदर आग लगी हुई रही 2.5 साल तक, और वहां कोई नहीं पहुंचा और राहुल गांधी पहुंचे। पूरा नॉर्थ से साउथ तक उन्होंने, ईस्ट से वेस्ट तक पूरा कवर मारा। तो पूरे देश को वो है सम्मान देश का। भाई अगर मैं मान लीजिए इस समय अपना ठंड की वजह से ये जर्सी पहने बैठा हुआ हूं, तो मैंने किसका अपमान सम्मान कर दिया? भाई मेरी इच्छा है, मैं जो पहन रहा हूं, मुझे जितनी ठंड लगती है उसके हिसाब से पहन रहा हूं। अब क्या बीजेपी वाले अब वही वाला पटका पहने घूम रहे हैं क्या? जिंदगी भर उतारेंगे नहीं क्या? कभी ना कभी तो उतारेंगे ना। राहुल गांधी ने भी उतार दिया, किसी ने पहले उतार दिया, किसी ने बाद में उतार दिया। इस पे कैसे अपमान हो गया? अपमान जो हुआ है वास्तविकता में वो मेरे गुरु आदि शंकराचार्य के स्थापित पीठों के शंकराचार्य महोदय का हुआ है, सनातन धर्म का हुआ है। कल मैं एक डिबेट में था, वो बदरुद्दीन अजमल ने कह दिया कि मुसलमानों को उन्हें वोट देना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी को नहीं। अरे मानी बात है, जब कांग्रेस ने उनसे समझौता नहीं किया, वो तो चाहेंगे एक मुश्त मुसलमान वोट उन्हें मिल जाए, उन्हें 25-30 सीट मिल जाए, जैसे वो बार्गेनिंग करें और बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ले, तो वो तो चाहेंगे भाई। लेकिन सनातनियों का अपमान, हिंदू तो हर जगह 85, 80, 70% है, बंगाल में भी हैं, लेकिन जो हिंदुओं का, अब कैसे हिंदुत्व की बात आप बंगाल में, असम में करोगे? या हमारे शंकराचार्य का अपमान कर रहे हो? पूरा संत समाज आपने बांट दिया, मतलब पूरे देश को हर जगह इतना ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। अब इसको समेट पाना भी 100-200 साल लगेंगे इसको ठीक करने में। कसाईयों ने इतनी बुरी तरह से मेरे देश को काटा है, अब बड़ा मुश्किल है, मेरे को बड़ा दुख होता है। बिल्कुल सर, वाकई में भाजपा की जो नीतियां हैं, जो नैरेटिव्स हैं, वो इस चीज को साफ जाहिर करते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी खेल करती है, इन चीजों में पॉलिटिक्स करती है, और चुनाव आते आते तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। हम सबसे पहले हमने चर्चा की यूजीसी को लेकर, जिस पर अब विवाद तेज हो गया है कि जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, वन नेशन की बात करते हैं, तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नजर आता है? सरकार की सोच जो है, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि किसी छात्र की सुरक्षा क्या अब उसके जाति प्रमाण पत्र से तय की जा रही है? इसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के अपने ही नेता इस पर विरोध में उतर आए हैं। और यहाँ तक कि जो कुमार विश्वास हैं, जो अक्सर आप देखते हैं कि सरकार की वाहवाही में जुटे रहते हैं और उनके अक्सर बयान सामने आते हैं, वो भी इसके विरोध में उन्होंने ट्वीट किया है
और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अगर भेदभाव अपराध है तो वो सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ होने पर ही अपराध क्यों है? क्या सामान्य वर्ग के छात्र इंसान नहीं है? क्या उनके साथ हुआ अपराध अपराध नहीं है? इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और बड़े बड़े नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमने इस पर चर्चा की, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।